डिटेल लेवल पे जाके इनहेरेंट रिस्क को डिस्कस कर लिया था. इट वॉज नॉट जस्ट एन ओवरव्यू. ओवरव्यू लग रहा है आपको? अच्छा, ओवरव्यू दे दें, ठीक है. हम ज़रा इसको स्टार्ट से एक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने कवरेज की है अब तक, ठीक है, जब तक दूसरे बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छा, सबसे पहले हमने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिस्कस की है. उसके बाद हम आए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. हमने देखा कि प्रोफेशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हमने देखी, डिस्कस की. उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड किए कि क्या क्या इस प्रोफेशन के अंदर अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कौन कौन से लोग शामिल हैं, वो हमने कवर किए. वहाँ से हम उड़ते तैरते पहुँचे स्टैंडर्ड्स की प्रोमलगेशन पे, और फिर हम आए एश्योरेंस क्या होता है. हमने एश्योरेंस डिस्कस किया. 3 टाइप के एश्योरेंस होते हैं, हम कौन सी देते हैं, कौन सी नहीं दे सकते, उसकी वजह क्या है. ऑडिट की डेफिनेशन देखी, ऑथराइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स देखे हमने. उसके बाद नीड फॉर एन ऑडिट क्यों ज़रूरी है, वो कुछ हमने नुकात देखे. उसके बाद हमने डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर. फिर हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट, और फिर हम उसके बाद आ गए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर थी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और थी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो चीज़ें हमने कवर की. फिर हम आ गए ऑडिटर की उन जिम्मेदारियों पे जो आइज़ा 200 ने हमें बताई हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, वो कवर करते हुए फिर हमने देखा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हमने इन डिटेल जाके स्टडी किया. हमने स्टडी किया प्रोफेशनल जजमेंट पे, और मैंने जो आपसे कल क्विज टेस्ट किया था वो इन्हीं प्रिंसिपल पे था. एक था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे और दूसरा था प्रोफेशनल जजमेंट पे, ठीक है. 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने टेस्ट किए थे. फिर हमने बात की कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है. हमने बात की कि मटीरियलिटी क्या होती है. फिर हमने एक चीज़ देखी कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं. इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे हैं कि बिजनेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो भी प्रोसेसेस हैं वो इसी तरह ऑपरेट करते रहें जिस तरह उनको इन एक्चुअल ऑपरेट करना चाहिए. ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है. किसी कोई इंटरनल कंट्रोल होती है, उसका मकसद ये होता है, जैसे आपके अम्मा अब्बा बाहर चले गए, आप 4-5 बहन भाई हो, तो जो सबसे बड़ा भाई होता है या बहन होती है तो उसको चार्ज दे के जाया जाता है कि देखना घर में कोई बदमज़गी ना हो, भाई बहन आपस में ना लड़ें. यू आर एज गुड एज जिस तरह से पेरेंट्स घर को कंट्रोल करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक निज़ाम बना रहा है. तो आप हो गए दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिसको गवर्न करने का राइट दिया गया हो. ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करने की, कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए. इंटरनल कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि जो जिस तरीके से जिसको जिस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए वो उसी तरीके से ऑपरेट करे. मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूँ, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं ना इंटरनल कंट्रोल्स के. एक है कंप्लायंस, दूसरा है रिपोर्टिंग, तीसरा ऑपरेशंस. ऐसा ही है, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कोई मिसस्टेटमेंट शामिल ना हो, गबन ना हो. ऑपरेशंस की बात करूँ तो ऑपरेशंस स्मूथली हो. कंप्लायंस की बात करूँ तो कोई रेगुलेटरी पेनल्टी ना लगे, लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस हो. तो ये 3 तरीके. तो इन तीनों सेगमेंट्स में जो भी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से चलती रहें जिस हिसाब से उनको चलना चाहिए. फिर हमने देखा कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट क्या होती हैं. ये हैं वो ज़राए जिसकी बुनियादों पे ऑडिटर ये कहता है कि भाई कभी भी मैं इस काबिल नहीं हो सकूंगा, ना इस काबिल हूँ ना कभी इस काबिल हूँगा. ऑडिटर इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट. और 3 मेन पॉइंट्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे नुकात थे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए कि भाई नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही ऐसी हैं, एस्टिमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं. जब एस्टिमेट्स और जजमेंट्स में अनसर्टिनिटी का एलिमेंट शामिल होता है तो मैं किस तरीके से सर्टेन हो सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं तो नहीं हो सकता ना. फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसी है, भाई मेरी अपॉइंटमेंट इस तरीके की है, काम सारा मैनेजमेंट कर चुकी होती है. फिर टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं. मैनेजमेंट की जिम्मेदारी की मुझे 100% इन्फॉर्मेशन दे, हो सकता है मैनेजमेंट मुझे 100% इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे, ठीक है. तो ये सारे रिस्क उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी. अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज़ सही आ रही है, समझ में आ रहा है सब? सब क्लियर है? अच्छा जी, फिर हमने डिस्कस किया कि अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिपनेस और एजेंसी का एक, क्योंकि अब बेसिक लेवल के सवाल नहीं आते, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी समझना ज़रूरी है कि भाई शेयर होल्डर का डायरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है. अगर डायरेक्टर्स कोई काम करते हैं इट इज़ एज गुड एज वो काम शेयर होल्डर्स ने किया हो, क्योंकि डायरेक्टर्स ने उनको चार्ज दिया गया गवर्न करने का. फिर हमने पढ़ा कि एक्सपेक्टेशन गैप, एक एक्सपेक्टेशन गैप क्यों अराइज होते हैं, क्या होते हैं, और उनकी वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं, ठीक है. ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की.
उसके बाद हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे, ऑडिट रिस्क। भाई ऑडिट रिस्क क्या होता है? सिंपल सी बात है, रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। जो ओपिनियन मुझे देनी चाहिए व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मैं कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। हमने सर मटीरियलिटी को तो डिस्कस कर लिया, हमने मिसस्टेटमेंट्स को डिस्कस नहीं किया अभी तक, ठीक है। वीडियो स्लो है? हाँ तो मैं भी एक जगह पे बैठा हूँ बेटा, सही है, आप आवाज़ के मज़े लें, सही हो जाएगी। अगर कहीं लैगिंग वगैरह है तो सही हो जाएगी, ठीक है। आवाज़ तो क्लियर है ना? अभी बीच में मेरी आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई थी, जिस दिन मैंने क्लास कैंसिल किया ना, तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी प्रॉपर गले से। अब आ रही, अब तो आएगी ना, अब तो आएगी, आवाज़ आनी चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, मिस स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं किसके हिसाब से? IFRS के हिसाब से। फिजिकल वाले बच्चों जल्दी जल्दी जवाब दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं IFRS के हिसाब से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अबे अमाउंट्स होते हैं ना, फिगर्स होती है ना, फिगर्स मेंशन होती हैं, फिर क्या होता है? क्लासिफिकेशन होती है भाई, करंट, नॉन करंट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, EPS, टैक्स, ये सब होता है क्लासिफिकेशन। फिर एक आती है प्रेजेंटेशन, भाई उसका एक तरीक़ेकार है अकाउंट्स प्रेजेंट करने का, IS1। फिर आता है डिस्क्लोजर। ऐसा ही है ऑनलाइन वालों, यही चीज़ें शामिल होती हैं। IFRS हमें क्या बताता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अमाउंट्स किस तरीके से आएंगे, रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये सब चीज़ें बताते हैं। क्लासिफिकेशन बताता है हमें, प्रेजेंटेशन बताता है, डिस्क्लोजर बताता है। कोई भी स्टैंडर्ड उठा के देखोगे आखिरी का पैरा उसका डिस्क्लोजर का होता है। तो जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ और जब मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या वट एवर स्टैंडर्ड यू आर फॉलोइंग, आई विल से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके अंदर IFRS भी हो, गैप भी हो सकता है, कैश बेसिस भी होता है, जो भी फ्रेमवर्क में यूज़ करूँ मैं उसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में बता भी देता हूँ, कहता हूँ कि इस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। उस फ्रेमवर्क में क्या होता है? अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ IFRS के हिसाब से नहीं बनी तो मैं क्या कहूँगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से नहीं बने, या वो अमाउंट्स IFRS के हिसाब से डिस्क्लोज नहीं हुआ, या वो क्लासिफिकेशन IFRS के हिसाब से नहीं की, या वो प्रेजेंटेशन IFRS के हिसाब से नहीं है, या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट का डिस्क्लोजर है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर है, IFRS में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेंशन नहीं है, दिस विल बी टर्म्ड एज मिस स्टेटमेंट। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इक्वल टू IFRS, अगर मैं कहूँ ये नॉट इक्वल टू IFRS, इतनी सिंपल सी इक्वेशन में, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल टू IFRS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है। जिस हिसाब से बनाने चाहिए थे उस हिसाब से अकाउंट्स नहीं बने, सिंपल सी बात है। समझ में आया? आसान भाषा में समझ में आया मिस स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। When amounts, classification, presentation, disclosure have not been prepared or presented in accordance with IFRS, that is called misstatement. Simple सी अल्फाज में, ठीक है। अच्छा जी, हमने पढ़ा कि objective of the auditor is to conduct audit of financial statement in a manner that reduces audit risk to an acceptably low level. Why to an acceptably low level? Why not zero? Low level क्यों? इसका मतलब तो misstatement होंगी ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। मैं जो ओपिनियन देता हूँ मैं यही कहता हूँ ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो लो लेवल ऑफ अश्योरेंस क्यों जी? भाई ऐसा नो में जवाब दो। मैं तो यही कहता हूँ ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। कहता हूँ नहीं कहता हूँ? कहता हूँ नहीं कहता हूँ? कहता हूँ नहीं कहता हूँ? अब सारे रिकॉर्डिंग, ये वाले बच्चे जो ऑनलाइन है, जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, और जो तुम लोग बैठे हो यहाँ पर सामने, इसको घर पे जाके वापस से रिकॉर्ड करके देखना कि मैंने स्टेटमेंट क्या दी थी। मैंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं ओपिनियन देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। तुम लोगों ने बोला यस, तो साद सही कह रहा होगा, मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्या नहीं है? ये होता है एग्जाम में, यार ये तो बहुत आसान सवाल है, पेन उठाए शुरू हो गए। ये एग्जाम में फंड लगता है, ऑडिट के अंदर आपको सोचना पड़ता है।
क्योंकि आपकी ओपिनियन पे किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा, शेयर होल्डर के डिसीजन डिसाइड होंगे। आप जल्दी फैसला कैसे कर सकते हो? कैसे कर लिया भाई? यस, हाँ, लाइव मॉक है ये, लाइव मॉक। जज्बात पे काबू रखना है सबसे पहली बात। प्रोफेशन के अंदर हो, फील्ड में हो, पेपर में हो, जज्बात पे काबू रखना है। आपने एंड टाइम तक कोशिश करनी है कि आप अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचो। जब भी स्टैंडर्ड ने कहा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। स्टैंडर्ड आखिरी टाइम तक, आखिरी हद तक रास्ता देखता है कि यार किसी तरीके से तुम ओपिनियन दे दो। डिस्क्लेमर किसी को अच्छा नहीं लगता, क्वालिफिकेशन किसी को अच्छी नहीं लगती। स्टैंडर्ड कोशिश करता है ऑल्टरनेट कर लो, ऑल्टरनेट कर लो, ऑल्टरनेट कर लो, ऑल्टरनेट कर लो। तो मैंने क्या कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं, अब आप रिकॉर्डिंग पे देखें फिर बताएगा। मस्ती लग गई है ताकि अब हम सही जवाब दे दें। यस यस लिख दिया था ऊपर। हाँ, मेरा सवाल यह था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऑडिटर ये ओपिनियन देता है, जो कि गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर ये मिसस्टेटमेंट है तो सबसे पहली इवैल्यूएशन क्या होगी? अब वो जो सवाल आता है ना पेपर के अंदर, इवैल्यूएशन ऑफ अबव केस एंड इम्पैक्ट ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट, तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो उसके अंदर क्या ये मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, इसके मार्क्स होंगे। उसके बाद आप बता दो कि यार पीबीटी दिया 5% के हिसाब से निकालो, मटीरियल है कि इमटीरियल है। अगर मटीरियल है तो मैनेजमेंट को बोलो एडजस्टमेंट पास कर ले। अगर मैनेजमेंट नहीं करती है बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी एंड परवेजिवनेस, वो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, ऐसा ही है। और अगर वो मिसस्टेटमेंट मटीरियल नहीं है लेकिन मिसस्टेटमेंट है, तो फिर क्या करूंगा? रिपीटर्स, फिर क्या करूंगा? अगर वो मिसस्टेटमेंट है लेकिन मटीरियल नहीं है, फिर क्या करूंगा? हाँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, जबरदस्त। और क्या करूंगा? बैग उठाऊंगा, घर चले जाऊंगा, एग्रीगेशन। उसको मैं देखूंगा दूसरी जो मिसस्टेटमेंट्स हैं, एग्रीगेट करके देखूंगा कि ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल से एक्सीड तो नहीं करती है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्क को बढ़ा दे और डायरेक्टली इम्पैक्ट करे मेरी ऑडिट ओपिनियन को। सारी मिसस्टेटमेंट को मैं कंपाइल अगर करके देख लूँ, इसलिए मैं मैनेजमेंट से जाके रिप्रेजेंटेशन भी लेता हूँ कि मैंने जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है, मैनेजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये, तुम बताओ कि इसके अलावा और तो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट कहती है हाँ मैं साइन करके दे रही हूँ, कोई और निकल कर आती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। लेकिन ऑडिटर अपना काम तो पूरा करेगा ना, ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर हमने देखा ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक है मटीरियल मिसस्टेटमेंट, एक है डिटेक्शन रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क के बारे में हमने पढ़ा कि अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ससेप्टेबल टू मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स। अगर आपने किसी भी चीज पे कोई कंट्रोल्स नहीं लगाए तो उसके अंदर जो भी रिस्क है वो इनहेरेंट रिस्क है। ठीक है, समझ में आता है यहां तक? फिर हमने इनहेरेंट रिस्क की मजीद समरीज देखी, एग्जाम्पल्स देखी कि किस तरीके से कोई भी चीज़ मिसस्टेट हो सकती है। ये चंद केसेस से आप जिस तरह एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे, हो सकता है उसके इनहेरेंट रिस्क डिफरेंट हो, तो आप उसको उस हिसाब से देखोगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है यहाँ तक किसी का? जी बच्चों, अब मस्तियाँ लगी हो, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो बिजनेस रिस्क क्या होगा? बेटा बिजनेस ही नहीं बचेगा। दो कंपनीज हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, दो कंट्रीज हैं। वैसे इस पर भी मुझे एक मीम याद आ गया, इन्होंने सवाल किया ना कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो बिजनेस रिस्क क्या होगा। मेरी भी पहली जंग होगी फिर, ठीक, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मेरी भी पहली जंग है। आप लोग बता दो कि भाई अगर सायरन वायरन बजे खुदा ना फंसे तो घर के अंदर भागना है, घर से बाहर भागना है, कि मेरी पहली जंग है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क तो ये होता है सबसे बड़ा भाई, इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो जाता है ना। हाँ ठीक, चलो जी, मस्तियाँ सूझी हुई हैं बच्चों को। अच्छा जी, इनहेरेंट रिस्क हमने पढ़ा, आज क्लास में हम कवर करेंगे कंट्रोल रिस्क। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द रिस्क दैट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन असर्शन about a class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented, will not be detected, will not be corrected on a timely basis by an entity's internal control. अब इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कंट्रोल्स उसी तरह से चलें, इंश्योर करेंगे प्रोसेस उसी तरीके से रन करे जिस तरीके से उसको करना चाहिए। कंट्रोल्स इसीलिए प्लेस होते हैं।
अब अम्मा बाप को जो है ना वो घर पे छोड़ के गए कि भाई आप गणेश भाई आप ख्याल रखना अपने बहन भाइयों का, घर में कोई धम ना हो जाए। अब गणेश भाई जो है ना वो कमरा बंद करके नेटफ्लिक्स लगा के बैठ गए और बहन भाई जो है ना वो उधम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरे घर का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो क्या हुआ? कंट्रोल लैप्स, ही वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट। एक उनका कंट्रोल था वो लगा के गए थे, प्रिवेंटिव कंट्रोल ही फेल हो गया, या कोई ऐसा कांड कर दिया गणेश भाई वहाँ पे बैठे हुए थे देख ही नहीं सके, ये भी हो रहा था। डिटेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, गणेश भाई खुद इन्वॉल्व होगा इसमें। एक डिटेक्टिव प्रिवेंटिव कंट्रोल था कि भाई कैमरा वैमरा, डिटेक्टिव कंट्रोल था कि कैमरा वैमरा लगा हुआ है, तो अब्बा ने फ़ौरन से कॉल करके बोला भाई ये क्या कर रहे हो, तो गणेश भाई खुद इन्वॉल्व हुए थे, तो वो था डिटेक्टिव कंट्रोल। अब कुछ चीज़ हो गई है तो आप देखो उसको पकड़ लो, सही है। तो 3 तरीके के कंट्रोल होते हैं, एक प्रिवेंटिव, एक डिटेक्टिव, एक करेक्टिव। प्रिवेंटिव होने से पहले रोक दो, होने से पहले चौकीदार बिठा दिया, होने से पहले रोक दो। डिटेक्टिव कि भाई अब हो गया है, पता लग जाए कि भाई ये काम हुआ है। जर्नल एंट्रीज जैसे ऑडिट ट्रेल आप निकाल के देखते हो, लेजर्स आप निकाल के देखते हो, ऑथराइजेशन अप्रूवल देखते हो। अब करेक्टिव, भाई वो जो कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसीज थी आपके जिसकी वजह से ये मिसहैप हुआ है, अब प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाना है, अब आगे ऐसा ना हो, करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। क्या चीज़ गलत हो सकती है प्रोसेस में, काम में, कंट्रोल्स आप उसके हिसाब से लगा। तो सबसे पहले आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद उस रिस्क को असेस करना है। रिस्क को असेस करना है, कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। कौन रिस्क को असेस करेगा? जी बेटा, कौन रिस्क को असेस करेगा? ऑडिटर्स। सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो सारे बच्चों, सबसे जवाब चाहिए। जी भाई, सब बच्चे मुत्तफिका कह रहे हैं मैनेजमेंट, नहीं ऑडिटर कह रहे हैं सारे यार। रिस्क असेसमेंट तो ऑडिटर का काम है ना, कंट्रोल्स लगाना मैनेजमेंट का काम है? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है? मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट कौन करेगी यहाँ पे? मैनेजमेंट करेगी ना भाई। मैनेजमेंट का काम है इंश्योर करना है कि जो चीज़ जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। कंट्रोल्स कौन लगा रहे हैं यहाँ पे? रिस्क असेसमेंट कौन करेगी? ऑर्डर क्यों बोला? हाँ, जज्बात में बह रहे हो तुम लोग, मतलब फ्लो वाला फ्लो, वो नहीं कान से, जज्बात में बह जाते हो। ये मसला है सबसे बड़ा फेलियर का, क्योंकि ये तो बहुत आसान सा सवाल था ना सामने। रिस्क असेसमेंट यार ऑडिटर करता है, भाई खड़े हुए कहाँ हो तुम लोग? कंट्रोल्स लगाना तो मैनेजमेंट का काम है, इतना तो पड़ा है पीछे। हाँ, इतना तो पड़ा है पीछे, तो फिर बंद कैसे लगाइए? वेकअप कॉल, वेकअप कॉल। भाई मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोसेस रन करना। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव मीट हो। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीट हो, प्लांट सही से चले, कोई रुकावट ना आए, लेबर स्ट्राइक पे ना जाए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे मिले, एक्सपेंडिचर टाइम पर हो, क्रेडिटर ना भाग जाए, डेटर ना भाग जाए, की कस्टमर ना चला जाए, गोइंग कंसर्न ना डाउटफुल में आ जाए। ये सारे इनहेरेंट रिस्क हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खराब ना हो जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर वो रिस्क असेस करता है, उसके ऊपर कंट्रोल लगाता है। असेस करता है ना भाई, हाई असेसमेंट उसकी, भाई रिस्क हाई है यहाँ पे, मॉडरेट, लो। सबसे पहले मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है हाई रिस्क को एड्रेस करना, उसके बाद वो जिनकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम है, उसके बाद लो। इसके साथ भी मैनेजमेंट देखती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सही है। अब एक बैंक की ब्रांच है, उसमें पैसे ही हमेशा कम होते हैं बाय नेचर। 5 लाख या मिलियन से ज़्यादा वो नहीं रख सकता बैंक, बहुत छोटी सी जगह पर है, किसी गांव पर है, 2 मैन 3 मैन ब्रांच होगी,
सही है, 2 बंदे होते हैं ब्रांच में और एक गार्ड बैठा होता है, क्या कंट्रोल्स लगाएगा उसके ऊपर? एक और गार्ड अंदर रखे, उसकी सैलरी दे, कैमरे लगाए, पुलिस की वैन खड़ी करे, क्या करे वो? बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप इंटरनल कंट्रोल्स लगाने से पहले उसको देखते हो कि यार कॉस्ट बेनिफिट है, अगर लॉस होगा तो कितना होगा, मिलियन जाएगा, मैं इस पर कंट्रोल्स लगाऊँ, कंट्रोल्स की कॉस्ट कितनी आएगी, लेट्स से 1.5 मिलियन आएगी साल की, तो मैं 1 मिलियन गवाऊंगा या 1.5 मिलियन? सिंपल सा कॉस्टिंग का सवाल है ये, 1 मिलियन गवा दूंगा ना मैं, 5 लाख रुपए ऊपर तो पे नहीं करूंगा। ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जैसे स्मॉल साइज कंपनी होती हैं, सेठिया कंपनी होती हैं, उनके ऑपरेशन इतने नहीं होते, तो जो डायरेक्टर्स हैं वही इफेक्टिवली मैनेजमेंट भी रन कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सैप लेंगे, सैप जो आपका पूरा लेजर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका अकाउंटिंग मॉड्यूल है जहाँ से आपके बिजनेस ऑपरेशंस भी लिंक है, या वो एक छोटा सा क्विक बुक सॉफ्टवेयर लगा लेंगे। क्विक बुक, अब 7-8 बंदों की कंपनी, आप उनको ये तो नहीं बोलोगे ना भाई सैप लगा लो, ओरेकल, ठीक है, क्या होगा भाई, आप छोटा सा क्विक बुक ले लो, काम चल जाएगा आपका। ऐसा ही है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। अब आ जाओ, उसके बाद वो क्या करेंगे, कंट्रोल रिस्क। रिस्क असेस करने के बाद कंट्रोल रिस्क को असेस करेंगे और फ्रीक्वेंट बेसिस पे उन कंट्रोल्स का रिव्यू करेंगे कि भाई क्या ये कंट्रोल्स हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर है? तो ये है कंट्रोल साइकिल जो मैनेजमेंट फॉलो करती है। फिर आप आगे आ जाओ, एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? एब्सेंस ऑफ एथिकल कोड, भाई एम्प्लॉइज़ को पता ही नहीं है इंडिपेंडेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होती है, ड्यू केयर क्या होती है। आपको समझाना पड़ेगा उनको कि भाई ये करोगे तो उसकी ये सज़ा है, ये करोगे तो उसकी ये सज़ा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वो नहीं है। जब वो नहीं होगा तो ये एक तरीके से फेलियर। वैसे तो हर इंसान को पता होता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं पाओगे कि आपने ये एथिकल कोड की अगर वायलेशन की ना तो आप पे ये पेनल्टी है, आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी ना तो एम्प्लॉय भी सीधे नहीं होता। एब्सेंस ऑफ एथिकल कोड। दूसरा, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूरी की पूरी गवर्नेंस की, इंटरनल कंट्रोल्स की, ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सीरियस नहीं होंगे तो फिर नीचे मैनेजमेंट सीरियस नहीं होगी। जब मैनेजमेंट सीरियस नहीं होगी तो नीचे के एम्प्लॉयज़ भी सीरियस नहीं होंगे। एक होती है ना टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच, कि भाई ऊपर से ये चीज़ें फ्लो करती हैं और वो नीचे तक जाती हैं। ऊपर वाली अगर लेयर तुम्हारी अच्छी नहीं है तो फिर नीचे भी वो चीज़ें ट्रांसलेट हो जाती हैं। ऊपर वाले अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो नीचे वाले भी फ्रॉड करेगा भाई, क्योंकि अगर वो नीचे वाले को पकड़ेगा तो बोलेगा भाई तू भी तो फ्रॉड कर रहा है। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। फिर आ जाओ, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट कहती है यार ये तो खाना पूरी है, कोई मसला नहीं है इसका, तो उससे क्या होता है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। सही है, क्योंकि मैनेजमेंट इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरसाइड की किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब ये सबसे बड़ा एक ही कंट्रोल है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना डोनेशन रिसीट पेमेंट पे, एक बंदा रिसीव करे एक बंदा पे करे। इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी मैंने सवाल दिया था, ये किया होगा आप लोगों ने, किया था, दिया था। उसके अंदर भी था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। फिर इनफेक्टिव एचआर पॉलिसीज़। भाई कौन बंदा आ रहा है कौन बंदा जा रहा है, ऑफिस में कोई है नहीं है, आवन जावन का पता ही नहीं है, लीव्स अप्लाई किए नहीं किए, तो इससे क्या होगा भाई 30 दिन चाहिए होते हैं इंसान को, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड एक पॉलिसी है 30 दिन की आप साल में लीव ले सकते हैं। कोई बंदा 35 दिन कर गया, 40 दिन कर गया, इससे क्या नुकसान है भाई? वो 10 दिन की 5 दिन की सैलरी आपने एक्स्ट्रा दे दी है उसको, आपको नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? कि वो अनपेड लीव्स में काउंट हो जाएगा ना। इसी तरीके से लीव इनकैशमेंट होती है, भाई आप साल में इतनी छुट्टियां करो, 30 दिन की, 30 दिन की छुट्टियां करो, 15 दिन आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये 15 दिन है आपने ये छुट्टियां नहीं की, इसके अगेंस्ट आप 1 दिन की ग्रॉस सैलरी ले लिया करना। तो अब कंपनी अगर हिसाब किताब ही रखना भूल जाएगी, ये भी ऑपरेशनल रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी है। 15 दिन की सैलरी उसको एक्स्ट्रा दे रही होगी, सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर मसले, टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर मसले। न्यू आईटी सिस्टम, क्विक बुक चलाते आ रहे थे, सैप लगा लिया, कंपनी ग्रो की, अच्छा सा क्वांटम आने लगा तो उन्होंने कहा सैप लगा देते हैं। अब जो बंदा क्विक बुक चला रहे थे वही बंदे बिठा दिए सैप चलाने पे बगैर किसी ट्रेनिंग के। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क आ गया, उन बंदों की ट्रेनिंग ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कौन सी एंट्री किस जीएल कोड में डालनी है, जीआरएन कहाँ से आगे गिर रहा है, सेल्स इनवॉइस कहाँ से आगे गिर रही है, उनको पता ही नहीं, कुछ ट्रेनिंग ही नहीं है, वो कहाँ से चलाएंगे।
ये इटसेल्फ एक सबसे बड़ा रिस्क है। आई कैप CA फाइनल पे तो बहुत टेस्ट कर चुका है, कैफ लेवल पे भी उसने टेस्ट किया है। ये भाई एक नया अकाउंटिंग सिस्टम लगा दिया, अभी रिसेंट टाइम में उसने पूछा, नया एक अकाउंटिंग सिस्टम लगा दिया। जिस बच्चे से पूछो उसने बोला IAS 38 का रिस्क है सर, इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन। किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क भी आ सकता है, क्यों? एम्प्लॉइज़ की सही ट्रेनिंग नहीं हुई हो सकता, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही गलत ना। और ये वाला रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये किसी एक अजर्शन लेवल का भी रिस्क नहीं है तुम्हारा। IAS 38 का रिस्क तो एक अजर्शन लेवल का रिस्क है ना, कैपिटलाइजेशन का। लेकिन जो ये वाला रिस्क है, ये उससे भी बड़ा रिस्क है, वो मिस कर गए, अवेयरनेस नहीं थी ना इतनी। सही है। ट्रायल बैलेंस रिकंसिलेशन मंथली डिस्क्लोजर्स नॉट परफॉर्म्ड, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये भी कंट्रोल है भाई। जितनी अच्छी कंपनीज हैं वो साल का बजट बना के चलती हैं, मिलियन रुपए इस पे खर्च करेंगे, मिलियन रुपए इस पे खर्च करेंगे, मिलियन रुपए इस पे खर्च करेंगे। और अगर कहीं भी बजट ओवररन हो रहा होता है, मतलब मिलियन रुपए रखे थे हमने ट्रेनिंग्स के लिए, ट्रेनिंग्स में खर्च हो गए जी लाख रुपए खर्च हुए, मिलियन रखा था लाख रुपए खर्च हुए। मैनेजमेंट चौड़ी होकर बता रही है कि भाई हमने 9 लाख रुपए बचा लिया। अब मैं हूँ, मैंने जिससे बजट अप्रूव करवाया, ट्रेनिंग असेसमेंट उसने करके अप्रूव किया ना, कि भाई ये इतने लोग हैं, इतने लोगों को तुमने ट्रेनिंग पे पहुँचना है। भाई IFRS 9 आ रहा है, उसकी ट्रेनिंग करा, IFRS 17 आ रहा है, उसकी ट्रेनिंग करानी है, IAS 1 आगे जाके रिवाइज हो जाएगा, भाई उसकी अवेयरनेस देनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रेनिंग देनी है तुमने लोगों को। अब ट्रेनिंग ही नहीं कराई किसी की, 1 लाख रुपए दिया और चौड़े होकर आ रहे हैं छाती सीधी करके कि हमने तो 9 लाख रुपए कंपनी के बचा लिए। फिर मैं उसको जो जवाब दूंगा वो मैं फिर क्लास में नहीं बता सकता। क्यों भाई? ये भी तो रिस्क है ना सबसे बड़ा। मैं तुझे बोला था कि फाइनेंस टीम को भेजो, IFRS 9 की ट्रेनिंग कराना है, तूने कराई नहीं ट्रेनिंग, तूने बोला पैसे बचा लिए। अब जो अकाउंट्स में बढ़ लगेंगे वो कौन बचाएगा? इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं हुई ना एम्प्लॉइज़ की। ठीक है। फिर लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये क्या है भाई? मॉनिटरिंग कंट्रोल, ये कहलाता है कहने को ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है एक कंपनी के अंदर, जिसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट से सिर्फ इतना लेना देना है कि हाँ भाई वो CFO साहब हैं, उस वाउचर पे साइन करते हैं तो सैलरी आती है बस। किसी भी लिस्टेड कंपनी में आप जाओ, ऑर्गेनोग्राम उठाओ, इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है वो सेपरेटली रिपोर्ट करता है किसको? ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को। स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बोर्ड होता है सबसे पहले होता है कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं, ऑडिट कमेटी होती है, HR होती है, कंप्लायंस होती है, रिस्क होती है, IT होता है, प्रोक्योरमेंट होती है, और भी कमेटीज़ होती हैं। ऑडिट कमेटी का काम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, ऑडिट कमेटी का काम है। ठीक है, ये बोर्ड है, इसके नीचे एक सेपरेट होती है मैनेजमेंट, CEO के नीचे होता है CFO, HR, एडमिन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और एक होता है इंटरनल ऑडिटर। सर आपने तो बोला अभी ये इसका पार्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसका पार्ट नहीं है, सेपरेट एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये लोग रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? CEO को कर रहा है। ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये भी CEO को करेगा। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग क्या कहलाएगी? ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने। इसकी रिपोर्टिंग क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग। भाई हमारे डिपार्टमेंट का लाइट पंखा नहीं चल रहा, सेटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, हमें लोग चाहिए, हायरिंग प्रोसेस चलाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी गंदबला होगी सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट से, CEO से डिस्कस करूंगा। जितनी भी मेरी नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग के लिए इंटरनल ऑडिट जो काम कर रहा है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है ना, किसको कराएगा? ऑडिट कमेटी को। इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिपोर्टिंग। मतलब ऑडिट रिलेटेड जितना काम है, जो इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग किसको होगी? डायरेक्ट ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को होगी। और ऑडिट कमेटी का चेयरमैन तो इंडिपेंडेंट मेंबर है बोर्ड का, उसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एज पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस
ये जो ऑडिट कमेटी का मेंबर है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो बाहर से हो, जिसका कोई कंपनी से ताल्लुक नहीं है, एग्जीक्यूटिव ना हो, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। इंटरनल ऑडिट का जो चीफ है वो उसको रिपोर्ट करता है फंक्शनली, अपनी सारी रिपोर्टिंग उसको करता है और वो रिपोर्ट डायरेक्ट प्रेजेंट होती है ऑडिट कमेटी में। ऑब्जर्वेशन आती है, मैनेजमेंट से कमेंट लेते हैं, सबमिट करते हैं तो ऑडिट कमेटी में। ऑडिट कमेटी के लेवल पे चीज़ें अगर रिजॉल्व हो गई तो हो गई, अदरवाइज वो रिपोर्ट जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये है पूरा फंक्शन। लेकिन चूंकि इस बंदे ने जो है वो इंटरनल ऑडिट वाले ने रहना इन्हीं के साथ होता है, इसी कंपनी में बैठा हो रहा है, इसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ खाना पीना होता है, तो इसलिए कहते हैं कि कहीं पे उसकी इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पढ़ लेंगे। एक छोटा सा बैकग्राउंड था आप लोगों के लिए इंटरनल ऑडिट का, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम। इनएडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम। अब एक बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की, कि भाई एक सिस्टम है मेरा, सिस्टम ए, कस्टमर को जो इन्वाइसेस देता हूँ वो इन्वाइसें यहाँ से बनती हैं, और एक है मेरा ये सिस्टम बी। सिस्टम बी क्या है? ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाता है, सारी इन्वाइसिंग की डिटेल इसमें जाती है। जाती कैसे? मैनुअली जाती है, मैनुअली जाती है। कोई सिस्टम के आपस में इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। इससे सिस्टम से डाटा निकलता है, एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इस सिस्टम के अंदर इसका जो टेम्पलेट है उसके अंदर मैं वो डेटा डाल देता हूँ और फिर ये उसको कन्वर्ट कर देता है। जनरल लेजर में एंट्री मारनी है, कुछ भी है, ऑटोमेशन सारी यहाँ पर हुई हुई है। ये वाला प्रोसेस सारा मैनुअल है। आउटडेटेड अकाउंटिंग सिस्टम भी हो सकता है, लिमिटेड उसके अंदर फीचर्स हो सकते हैं, लाइक IFRS 9 की अकाउंटिंग नहीं कर सकता, वो लीज की अकाउंटिंग नहीं कर सकता, ये सिस्टम लिमिटेशन होती हैं। ICAP कहीं भी दबे चुबे अल्फाजों में आपको ये चीज़ बता सकता है, भाई अकाउंटिंग सिस्टम आउटडेटेड हो गया, मैनेजमेंट इज़ कंसिडरिंग टू प्रोक्योर न्यू सिस्टम। आप लोग नशे की हालत में लिख दोगे, इंश्योर कर लेना IAS 38 के हिसाब से सही कैपिटलाइजेशन हो। वो बात ही नहीं कर रहा था, कह रहा सिस्टम इनएडिक्वेट है। आप ऑडिट के साल का करो, इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलेंगी तो वो तो इसी सिस्टम के हिसाब से निकलेंगी ना जो सिस्टम चल रहा है। तो आपको तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे रिस्क क्रिएटिंग हो गया। दिस इज ऑल्सो कंट्रोल रिस्क। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, सवाल है ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल लेता है? तो बेटा आपने क्विज अटेंड नहीं किया था क्या? लास्ट क्लास से हम एक ही बात कर रहे हैं भाई, क्यों ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेता है? टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स। Auditor is not responsible for expressing an opinion on the effectiveness या adequacy of internal control. Management is primarily responsible for implementation of such internal control as to enable the preparation of financial statement which are free from material misstatement whether due to fraud or error. तो ये रट्टा आपको भी होना चाहिए। सही है भाई। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग क्यों, ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग क्यों, क्लियर क्यों नहीं हो रही ये चीज़ें? हाँ जी, आपने क्विज अटेंड किया था? जी भाई, किया था? चले जी। तो यह है भाई कंट्रोल लिस्ट की। कोई सवाल है इनहेरेंट रिस्क में, कंट्रोल लिस्ट में तो पूछ लो, खुल्लम खुल्ला पूछ लो, मसला नहीं हो गई। ठीक है भाई, आप लोग का कोई सवाल है इसमें? किसी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं है? कोई भी कोई तो बोल दे राधे राधे गुरुजी, ये प्रश्न है हमारा। हाँ हाँ, यही होता है, ये साइकिल है। जब कंट्रोल रिव्यू करती हो, कंट्रोल डेफिशिएंट निकलते हैं तो फिर देखती है कि भाई रिस्क कौन से हैं। ये घूमता रहता है पहिया, ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये रुकेगी नहीं तुम्हारी कभी, जब तक है जान, जब तक है जान। हाँ जी, कोई सवाल है किसी का ऑनलाइन वाले बच्चों? सवाल है भाई? नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी,
और जिस तरह मैंने कहा है नोट्स जिस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं ना वो आपकी मदद के लिए बने हुए हैं सारे, सही है। तो सारे बच्चे ज़रा इसको रीड करो। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसके अंदर लिखी हुई है, आर रिलेटेड टू द कंपनी। तो बच्चे भी जवाब दे रहे थे ना कि भाई कंट्रोल रिस्क असेसमेंट ऑर्डर का काम है, तो मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे हम। अभी सिर्फ रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ऑडिट रिस्क पे नहीं आए। Inherent risk and control risk are related to company, its environment and internal controls. And the auditor assesses those risks based on evidence he or she obtains. Yeah, the auditor obtains. The auditor assesses inherent risk using information obtained from performing risk assessment procedure. एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, थोड़ा एक मजाही अंदाज में, जोक के अंदाज में, भाई उससे सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली थी एंटिटी की, और जो उसने कंक्लूजन दिया वो ऑल टुगेदर इनकरेक्ट था। इसी तरीके से जिस तरह एग्जामिनर आपको कहता है कि स्टूडेंट डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड द आंसर दे रोड वाज ऑल टुगेदर नॉट रिक्वायर्ड, रिजल्टेड इन लूजिंग प्रेशियस मार्क्स एंड टाइम। वो ऑडिट रिस्क है, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर रिस्क है, तुमने रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझा। इसी तरह ऑडिटर अगर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से ना ले तो जो इनहेरेंट रिस्क ड्राइव करेगा वो इनहेरेंट रिस्क भी गलत होंगे, उससे जो ऑडिट रिस्क निकालेगा वो ऑडिट रिस्क भी गलत होंगे। तब जब ऑडिट रिस्क गलत हुआ और उस ऑडिट रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर लिखे तो वो सही कैसे हो सकते हैं, वो भी गलत होंगे। लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का जो अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स उठाएं तो उसमें यही कह रहा था ऑडिट रिस्क ही गलत आइडेंटिफाई किया है, सही से सवाल को रीड नहीं किया ना बच्चों ने, और फिर जो असेस किया रिस्क को वो गलत, जो प्रोसीजर दी है वो गलत। तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने की जरूरत है। तो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ऑडिटर असेसेस inherent risk using the information obtained from performing risk assessment procedures. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कब करते हैं हम, प्लानिंग के टाइम पे। क्या क्या प्रोसीजर्स हैं ये, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर आ जाए एंड कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर असेसेस कंट्रोल रिस्क यूजिंग एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है जी। द ऑडिटर असेसेस कंट्रोल रिस्क यूजिंग एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करता है, इंटरनल कंट्रोल्स को जब टेस्ट करता है उसके बाद वो देखता है कि भाई कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं किसकी, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। एक कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हाथ के हाथ। जब ऑडिटर करता है ना टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, दो चीज़ें, एक है जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाया है उसके अंदर तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है बाय इट्स डिज़ाइन। जब हम इंटरनल कंट्रोल्स के चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ तुम लोग की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। भाई कंट्रोल बाय डिज़ाइन ही बहुत अच्छा है, बाय डिज़ाइन। पाकिस्तान के कानून की बात करूँ, चोर की क्या सज़ा है भाई, सिग्नल तोड़ने की क्या सज़ा है, डाका डालने की क्या सज़ा है, सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, लॉ में लिखी हुई हैं, बाय इट्स डिज़ाइन। अब आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन पे, इफेक्टिव है, इफेक्टिव है भाई, हाँ भाई बच्चों इफेक्टिव है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरनल कंट्रोल्स फेल, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, फेल। एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स जबरदस्त, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड सही से नहीं हुआ है। इसको मैं एक और नाम दूंगा डिजाइन, इसको नाम दूंगा
डिज़ाइन भले जितना ही अच्छा क्यों ना हो अगर वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, इसका मतलब वो अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर रहा, और जब वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहा तो मेरे रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिव थ्रू आउट द पीरियड, मतलब 12 के 12 महीने, या ऑडिट फर्म जिस तरह बोलती हैं टॉप की फर्म से, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को कवर कर रहा हो। 12 महीने तो 7 महीने 8 महीने इफेक्टिव रहें, ताकि तुम्हारा रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की इक्वेशन क्या थी? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। भाई बाय डेफिनेशन और बाय प्रैक्टिकलिटी आप इसको तो छेड़ ही नहीं सकते ना, इसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। ये एक दायरा है, इस दायरे के अंदर आप एंटर हो ही नहीं सकते। लेकिन जो इनहेरेंट रिस्क की एक सिग्निफिकेंस है, उसको किस तरीके से कर्टेल कर सकते हो? कंट्रोल्स के थ्रू। इसकी ससेप्टिबिलिटी टू मिसस्टेटमेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो? किस तरीके से इसके इफेक्ट को कम कर सकते हो? कंट्रोल रिस्क के थ्रू, कंट्रोल्स के थ्रू, इंटरनल कंट्रोल्स के थ्रू। इंटरनल कंट्रोल्स में 2 चीज़ आती है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन अच्छा है, आपने बोला कंट्रोल्स टेस्ट कर लेता हूँ मैं, अगर यहीं पे फेल कर दिया ना आपने, यार एडुकेट नहीं है, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी नहीं करोगे। क्यों? फारिग है। फारिग कंट्रोल्स को टेस्ट करके टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं? फारिग कंट्रोल्स को टेस्ट करके टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं? अगर एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है, कंट्रोल अच्छा डिज़ाइन हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसकी इंप्लीमेंटेशन को चेक करोगे। अगर इंप्लीमेंट ठीक हुए हैं तो आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस ले लोगे। इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या करोगे? रिलायंस ले लोगे। अगर इफेक्टिव नहीं है तो नहीं लोगे। अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलायंस ले ली तो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगा या कम होगा? हाँ ले ली, कम होगा। सोच समझ के जवाब देना जी भाई। फिजिकल वाले बच्चे कह रहे हैं अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलायंस ले ली तो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, जो फिजिकल बच्चे बैठे हैं, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उन्होंने बोला मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा। कोई है जो चैलेंज करे? जी भाई। चलो भाई, कहां गए बच्चों सारे? जवाब दो यार। कोई है जो इनको चैलेंज करे? क्यों कम होगा भाई? पूछे क्यों कम होगा? ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा जी, कह रहे हैं कि भाई 2 कंपोनेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। एक कंपोनेंट इनहेरेंट रिस्क, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा है कंट्रोल रिस्क। अगर ये कंट्रोल्स इनएडिक्वेट होते हैं, डिजाइन अच्छा नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी नहीं होती, तो मेरा कंट्रोल रिस्क, ये तो स्ट्रेटेजी है ना। अगर मेरा कंट्रोल रिस्क ज्यादा होता तो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी ज्यादा होता, और जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा टेस्टिंग, उतनी ज्यादा टेस्टिंग, उतने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल, उतनी ज्यादा मेरी कम मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जितनी कम होगी, टॉलरेबल लेवल मेरा जितना कम होगा, उतनी ज्यादा टेस्टिंग होगी। तो मैं क्या करूंगा? अपने टेस्टिंग साइज को इंक्रीज कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? जी। तो जब मैं कहता हूं ना ऑडिटर ऑब्टेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स टू डिजाइन, टू हेल्प द ऑडिटर इन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तो मैं इफेक्टिवली यही बात कर रहा होता हूं। इफेक्टिवली मैं यही बात कर रहा होता हूं। मैं इसको देख रहा होता हूं, कंट्रोल रिस्क को जज कर रहा होता हूं। जब मैं अंडरस्टैंडिंग लेता हूं ना इंटरनल कंट्रोल्स की, जब मैं उसका डिजाइन देखता हूं, जब मैं इंप्लीमेंटेशन देखता हूं, तो इन अदर वर्ड्स मैं कंट्रोल रिस्क को असेस कर रहा होता हूं कि मेरा कंट्रोल रिस्क कितना होगा। जैसा मेरा कंट्रोल रिस्क होगा, मेरा रिस्पॉन्स भी वैसी होगा। अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा तो टेस्टिंग ज्यादा होगी, कंट्रोल रिस्क कम होगा तो टेस्टिंग भी कम होगी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम होंगे मेरे। क्लियर है? अच्छा जी, आ जाते हैं वापस से। हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसको वापस से रीड कर लेते हैं, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर रिलेटेड टू कंपनी। इनहेरेंट रिस्क भी कंपनी का, कंट्रोल रिस्क भी कंपनी का। And the auditor assesses those risks based on the evidence obtained. The auditor assesses inherent risk using information obtained from risk assessment procedures.
एंड कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब नेचर को समझोगे तभी तो इनहेरेंट रिस्क निकालोगे। द ऑडिटर असेसेस कंट्रोल रिस्क यूजिंग एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। If the auditor plans to rely on those controls to assess control risk at less than maximum and from other sources, अगर ऑडिटर प्लान कर रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे, इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करने के लिए, तो ही वो टेस्ट करेगा। मतलब अगर एडिक्वेट हुए कंट्रोल्स, मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो वाई आई शुड नॉट रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो मेरी ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन पे क्या आती है, अश्योरेंस आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार बाकी चीज़ें भी सही होंगी। लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि इंटरनल कंट्रोल्स सिर्फ नहीं, तुम्हें सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे, भले कम करो, करने पड़ेंगे। फिर एक जगह स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि इफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड यू सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट, फिर क्या होगा? क्वालिफिकेशन। फिर क्या होगा? ओपिनियन क्लीन नहीं होगी मेरी, एडवर्स ओपिनियन भी जा सकती है, डिस्क्लेमर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। कि जहाँ पर क्वांटम बहुत ज़्यादा है, मैं जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर लूँ सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। जैसे बैंक्स हैं, बड़ा बड़ा नेटवर्क है ब्रांचेस का, 1000 ब्रांचेस, 1500 ब्रांचेस, 1200 ब्रांचेस, तो क्या ऑडिटर हर ब्रांच पे जाके कंट्रोल्स टेस्ट कर सकता है? भाई डिपॉजिट लेती है ना, उस पर एक्सपेंस कैलकुलेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करती है, तो क्या कितने यार लाखों करोड़ों में कस्टमर होंगे एक बैंक के, लाखों में तो होंगे, मिलियंस में होंगे। तो मैं क्या करूं, हर बंदे का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करूं, या सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लूं, सिस्टम पे टेस्टिंग कर लूं कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। सिस्टम बेस्ड टेस्टिंग करूंगा ना, थोड़े बहुत सब्सटेंटिव कर लूंगा, रिकैलकुलेशन कर लूंगा, डिपॉजिट्स की वॉचिंग कर लूंगा। रिलायंस किस पे ले रहा हूं सबसे ज़्यादा? इंटरनल कंट्रोल्स। अगर मैं कहता हूँ इंटरनल कंट्रोल्स ही फारिग हैं, आईटी कंट्रोल्स ही फेल हैं, तो क्या मैं एश्योरेंस दे सकूंगा? नहीं सर, मैं नहीं दे सकूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आ जाओ डिटेक्शन रिस्क पे। इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म। वहां पे क्या था? दैट द कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? डिटेक्शन इज द रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट a misstatement, will not be able to detect a misstatement. Material immaterial की बात बाद में, that exists and that could be material. अब वो या तो एग्जिस्ट करती है और वो मटीरियल भी हो, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। डिटेक्शन रिस्क क्या है? सबसे पहले तो कंट्रोल रिस्क क्या है? द कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट, ओपिनियन देना। ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को चाहिए ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस देने के लिए, ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करे वो इतने सफिशिएंट ही ना हो कि उससे कोई मिसस्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, जबकि वो मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। Inability of an auditor to obtain या to detect misstatement, ये क्या है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा ऑडिटर, क्यों? उसने प्रोसीजर्स ही इस तरह से फारिग डिजाइन किया है, या रिस्क को इनकरेक्टली उसने जज कर लिया। तो जब रिस्क को गलत जज कर लिया तो प्रोसीजर भी गलत, रिस्क भी गलत, सब चीज़ें गलत। दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। तो जितना ज़्यादा मेरा डिटेक्शन रिस्क होगा उतना ज़्यादा मेरा ऑडिट रिस्क होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं मिस स्टेटमेंट को ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ तो मैं ये कभी भी नहीं पकड़ पाऊंगा कि मेरी ओपिनियन सही जा रही है, गलत जा रही है। ऐसा ही है। अब आ जाओ, डिटेक्शन रिस्क इज इफेक्टिव बाय इफेक्टिवनेस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये भी किस चीज़ की बात कर रहा है? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल, वेदर द प्रोसीजर्स वर परफॉर्म विद ड्यू केयर और नॉट। अब आपने टीम को लगाया, टीम पेल के आ गई, वॉचिंग पेल दी भाई, विल दैट बी एबल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स? नो। क्यों? प्रोफेशनल ड्यू केयर अप्लाई नहीं किया प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए। जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए केयर का इस्तेमाल नहीं किया, प्रोफेशनल ड्यू केयर नहीं अप्लाई की,
तो देयर आर हायर चांसेस कि वो मिसस्टेटमेंट्स भी डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? इफ ऑडिटर डिड नॉट डिटेक्ट इट देन हाउ वी केम टू नो अबाउट इट, द रिस्क अकर्ड? कभी नहीं, ये राज भी आपके साथ ही चला जाएगा। भाई इसी चीज़ की तो बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ड्राइव होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। फिर क्या होता है, उस अंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं ऑडिट रिस्क। अगर आप ऑडिट रिस्क को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो आप पहले स्टेप पे फेल हो गए हो, तो आप उसको एड्रेस क्या करोगे? इवन आपने अगर आइडेंटिफाई भी कर ली, लेट्स से कि पीपी की कंप्लीटनेस का रिस्क है, क्या करोगे? क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? और फिक्स एसिड रजिस्टर से उठाएंगे और सैंपल टेस्ट करेंगे, ऐसे ही है। अगर फिक्स एसिड की कंप्लीटनेस पे रिस्क है, क्या प्रोसीजर करोगे? जी भाई, फिक्स एसिड की कंप्लीटनेस पे रिस्क है, क्या करोगे? सारे के सारे फिक्स एसिड कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? फिक्स एसिड रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं ना। तो तुम्हें शक है कि फिक्स एसिड रजिस्टर इनकम्प्लीट है मेरा, कंप्लीटनेस का रिस्क है ना, अभी तो बोला। सैंपल कहाँ से सिलेक्ट करूंगा? फिक्स एसिड रजिस्टर से, अभी तो बोला। हाँ, डाले ही नहीं, फिर फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करूंगा ना मैं, फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करूंगा। लाइबिलिटीज़ हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, रिस्क है ना लाइबिलिटीज़ की कंप्लीटनेस का, कैसे इंश्योर करूंगा कि लाइबिलिटीज हैव बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज, कंप्लीटनेस का रिस्क। हाँ भाई बच्चों बताओ, जल्दी बताओ। मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई। हाँ भाई, कंफर्मेशन किसको सेंड करूं भाई, पता ही नहीं है लाइबिलिटी है भी कि नहीं है, यही तो मसला है। 100 अरब की लाइबिलिटी बुक की हुई है 20 अरब की और किताबों से बाहर पड़ी है, कंफर्मेशन तो उसको भेजोगे ना बेटा जो पार्टीज मैनेजमेंट तुम्हें बताएगी ये क्रेडिटर्स है हमारे, रिस्क है ना क्रेडिटर, उसकी लाइबिलिटी बुक नहीं हुई। अब बताओ क्या करें, जल्दी जवाब दे दो भाई, पनवेल निकलना है सुबह। हाँ क्या हो गया सर, पेपर क्यों रुका हमारा? सिंपल सा सवाल है यार, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई। देखो लास्ट अटेम्प्ट में उसने पूछा ही सब्सटेंटिव है, लास्ट अटेम्प्ट में पूछा ही सब्सटेंटिव है। हाँ भाई, लाइबिलिटीज की पेमेंट कहाँ से होती है? बैंक से होती है, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठा लूंगा, डेबिट आइटम देखूंगा उसके, और उसको बोलूंगा इसकी सपोर्टिंग इनवॉइसेस दे दो मुझे निकाल के। अगर इनवॉइस सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड की होगी, इसका मतलब लाइबिलिटी भी सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड है, उसमें सर्विसेज भी लिखा आ रहेगा कब रेंडर हुई हैं। अगर वो सर्विसेज पहले की हैं, इनवॉइस बात की है, अमाउंट अनसर्टेन था, कहाँ जाएगा? अक्रूड एक्सपेंसेस में। सर्विसेज भी साल के पहले की, इनवॉइस भी साल के पहले की, अब कहाँ आना चाहिए? क्रेडिटर्स में, लाइबिलिटीज में। मैं उसको बोलूंगा रिकॉग्नाइज करवा दो, ऐसा ही है। तो भाई जिसकी कंप्लीटनेस पे मुझे शक है मैं कभी भी वो नहीं दूँ। अगर बाबर आजम कंप्लीट प्लेयर है, बाबर आजम किंग है, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ भाई किंग ऐसा खेलता है, तो मैं किसको देखूंगा? किसको देखूंगा भाई? दूसरे अच्छे बल्लेबाजों को देखूंगा ना, और रिकॉर्ड्स देखूंगा उनके, कंपेयर करूंगा कभी कितने मैच अकेले खड़े होकर जितवा रहे बंदा। तो जब मैं लाइक टू लाइक कंपेयर करना शुरू करता हूं तो मैं देखता हूं नहीं यार, एक कंक्लूजन मैंने निकाला, जो फैंस है वो नाराज ना हो, कंक्लूजन मैंने निकाला भाई बाबर आजम उस पाए का प्लेयर नहीं है। कंप्लीटनेस इंश्योर की ना मैंने, कोहली को देख लिया, सही कोहली खड़ा होकर मैच जितवाता है, तो आपके भले स्टैट्स पूरे क्यों ना हो, आप खड़े होकर मैच नहीं जितवाते। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाइयों, ठीक है
शुरू मत हो जाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी भी चीज़ को मैंने देखना है कि यार ये चीज़ कंप्लीट है कि नहीं है, तो मैं हमेशा एविडेंस बाहर से कलेक्ट करूँगा। अगर मुझे शक है कि यार ये चीज़ कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज नहीं हुई, तो मैं सैंपल उठाऊंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लेजर से। मुझे पता है मैनेजमेंट ने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा उसको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लेजर से उठाऊंगा। ऐसा ही है, कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, एक्सपेंस आउट कर दी, एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज कर दी, वाइस वर्सा। फिजिकली जाके इंस्पेक्ट कर लूंगा मैं प्रेमिसेस पे क्या क्या पड़ा हुआ है। एम्प्लॉयज़ की कंप्लीटेंस इंश्योर करनी है, भाई फिजिकली जाके मिल लूंगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, गणेश, आ रहा है नहीं आ रहा, फिर भाई गणेश का नाम पेरोल पे नहीं है या है, कंप्लीटेंस इंश्योर हो जाएगी ना। भाई फिजिकली आपसे जाके मिल गया, पेरोल में जाके ट्रेस कर लूंगा मैं कि तुम हो कि नहीं हो। ऐसा ही है। तो हमेशा आउटसाइड द एविडेंस, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। आइजा 500 की ज़बान में इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, कि मैं अपना सैंपल कहाँ से उठा रहा हूँ। 500 पढ़ा नहीं रहा, अभी पढ़ाऊंगा कि मैं अपना सैंपल कहाँ से उठा रहा हूँ। दो चीज़ें ज़रूरी हैं रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए, एक होता है ना डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग और असर्शन अंडर कंसिडरेशन। एग्जिस्टेंस का रिस्क है तो प्रोसीजर भी एग्जिस्टेंस के होंगे, कंप्लीटनेस का रिस्क है तो प्रोसीजर भी कंप्लीटनेस के होंगे, कट ऑफ का रिस्क है तो प्रोसीजर भी कट ऑफ वाले होंगे। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग मतलब मैं सैंपल कहाँ से उठाऊँ अपना। कट ऑफ टेस्ट कर रहा हूँ तो नियर टू ईयर एंड वाली ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करूँगा। एग्जिस्टेंस का रिस्क है तो जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करूँगा। कंप्लीटनेस का रिस्क है दूसरी सोर्सेज से ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करूँगा। जैसी अजर्शन वैसा प्रोसीजर। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं अजर्शन ही गलत टेस्ट कर रहा हूँ तो फिर प्रोसीजर जो करूँगा वो भी गलत होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत होगा, जो ओपिनियन होगी वो भी गलत होगी। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क एंड ऑडिट रिस्क, क्या ताल्लुक है इन लोगों का आपस में? The auditor uses the assessed risk of material misstatement to determine the appropriate level of detection risk for a financial statement assertion. The higher the risk of material misstatement, the lower the level of detection risk needs to be to reduce the audit risk to an appropriately low level. The higher the risk of material misstatement, the lower the detection risk needs to be. क्या लिखा है? ये नीड्स टू बी का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यू नीड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, मटीरियलिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। क्यों? रिस्क ज़्यादा हो गया, ताकि आपका ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क आपका कम से कम हो। जब मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज होगा तो मेरे नंबर ऑफ सैंपल्स भी बढ़ेंगे, मटीरियलिटी उतनी ही कम होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? अच्छा जी, द ऑडिटर रिड्यूसेस द लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क थ्रू नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। As the appropriate level of detection risk decreases, the evidence from substantive procedures that the auditor should obtain increases. एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है ताकि दिमाग में बैठ जाए, रिलेशनशिप दिमाग में बैठ जाए। एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्शन रिस्क कहाँ से अराइज हो? सैम्पलिंग। भाई सैंपल बेस्ड टेस्टिंग होती है ना, उस सैंपल के अंदर वो सैंपल आया ही नहीं, सैंपल्स के अंदर वो ट्रांजेक्शन आई नहीं जो मिसस्टेटेड थी, तो फिर ये कहलाएगा सैम्पलिंग रिस्क। उसी सैंपल को देखते हुए मैं कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू, या इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा ही है ना, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने, सैंपल बेस पे ऑर्डर करो, मटेरियलिटी बेस पे ऑर्डर करो। लेकिन अगर मेरा सैंपल ही उस मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो ये मेरा क्या है? सैम्पलिंग रिस्क। ये हमेशा रहता है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ स्टाफ असाइन टू द ऑडिट, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बिजनेस की। NPO का NGO का ऑडिट करा था, उठा के बैंक के ऑडिट पे भेज दिया मैंने, क्या करेगा वो? या उस स्टाफ की एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं थी, या वो इतना सीनियर नहीं थे कि उस लेवल पे रिस्क को असेस कर सकें, उस लेवल पे मिसस्टेटमेंट्स को पकड़ सकें। इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, भाई इंफॉर्मेशन कुछ और मिली, उसको समझा कुछ और, प्रोसीजर कुछ और किए। ये सारी कहाँ है? ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग से आती है।
inadequate direction, supervision and review of work performed by the audit team. Self explanatory है. Over reliance on management provided information without testing of controls. आइजा 500 के अंदर आप पढ़ेंगे, आइजा 500 के अंदर आप पढ़ेंगे कि जब इंटरनल कंट्रोल्स, जब मैनेजमेंट आपको कोई दे रही है तो हम पढ़ेंगे रिलायबल ऑडिट एविडेंस, रिटर्न में हो, थर्ड पार्टी से हो, डायरेक्टली रिसीव हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो, और आखिर में पढ़ेंगे इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट, इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन जिस पे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किए गए हों. तो इसके लिए ऑडिटर को ज़रूरी है इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना, ताकि उस इंफॉर्मेशन पर रिलायंस लेके ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकें. क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? जी भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जबरदस्त. अच्छा जी, अब इसको डालते हैं ऑडिट रिस्क मॉडल के अंदर. इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क. ये क्या भाई? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरा जितना ज़्यादा, उतने ज़्यादा मुझे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे. क्यों? बाय डिफॉल्ट मेरा ऑडिट रिस्क भी ज़्यादा ही हो रहा है. डिटेक्शन रिस्क को मुझे कम से कम रखना पड़ेगा. कैसे करूं मैं डिटेक्शन रिस्क को कम? सैंपल साइज बढ़ा दूंगा अपना, ज़्यादा टेस्टिंग करूंगा तो ज़्यादा एश्योरेंस आएगी. जितनी ज़्यादा एश्योरेंस होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं हो सकती ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन. ठीक है, तो जितना कम मैं डिटेक्शन रिस्क को रखूंगा उतना ही कम मेरा ऑडिट रिस्क भी होगा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एग्जाम्पल, इन वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट the auditor's assessment of inherent risk is high, 80%. The controls over fair evaluation are inadequate, resulting in a higher control risk of 70%. The detection risk is estimated to be 20%. The audit risk will be as below. एक छोटी सी इक्वेशन है. इनहेरेंट रिस्क मैंने असेस किया 80% पे, कंट्रोल रिस्क असेस किया 70. ये कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसी तरीके से नंबर्स में कैलकुलेट करते, कभी नहीं करते. सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपने रिवर्स बैक करना है, रिस्क को असेस करते हुए अपने प्रोसीजर किस तरीके से ड्राफ्ट करना है. डिटेक्शन रिस्क मैंने रखा 20% पे, तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क मेरा आ गया 11%. 3% उठाई, सिंपल सी मल्टीप्लाई कर दिया. इफ द 11% ऑडिट रिस्क फॉर द अजर्शन इज टू हाई. अब ऑडिटर क्या कह रहा है, यार ऑडिट रिस्क का मेरा 11% बहुत ज़्यादा है. ऑडिट रिस्क की असेसमेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. ठीक है, द ऑडिटर डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट द रिस्क टू 2% ओनली. द ओनली वे टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव इज, चलो भाई, हाँ, डिटेक्शन रिस्क. क्यों डिटेक्शन रिस्क? क्यों डिटेक्शन रिस्क? क्योंकि कंट्रोल रिस्क तो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट के हाथ में. तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को उल्टा करूंगा, कैलकुलेटर उठाओ. अब ऑडिट रिस्क 11 के बजाय रखो 2% पे. इनहेरेंट रिस्क कांस्टेंट है, कंट्रोल रिस्क कांस्टेंट है. डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? दिस इज बिकॉज द ऑडिटर कैन ओनली असेस द इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, बट कैन नॉट रिड्यूस देम as not controlled by the auditor. Now as we have determined that the audit risk required at 2%, is it possible for doing some maths now? रिवर्स कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि अब अगर मुझे ओवरऑल ऑडिट रिस्क रखना है 2% पे, तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. जी भाई, 3.5% जवाब आया है. हाँ जी, थ्री 3.5%. और और चले जी, इक्वेशन को उल्टा पुल्टा करना था और कुछ भी नहीं करना था. मैंने राउंड अप कर दिया 4% पे. ठीक है, तो जवाब दुरुस्त, जवाब दुरुस्त.
अच्छा जी, मैटर्स फॉर कंसिडरेशन, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू एग्जैक्टली ट्रांसलेट वेरियस रिस्क इनटू परसेंटेजेस, जो भी मैं बात कर रहा था. हाउएवर द मॉडल प्रोवाइड्स अ यूजफुल गाइडेंस फॉर डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर. द इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मे नॉट बी असेस्ड एट जीरो. Minimum number of substantive procedures to be applied even if the risks are low and internal controls controlled are more than effective. फिर भी आपको substantive procedure करने पड़ेंगे. इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना. क्लियर है? वापस से रीड कर लो क्या लिखा है, वापस से रीड कर लो, खुद से रीड करो. बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं इसके अंदर. पहली बात कि न्यूमेरिकल में ट्रांसलेट आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, वो तो समझाने के लिए. दूसरी बात कि इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मे नॉट बी असेस्ड एट जीरो ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन. मिनिमम नंबर ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपको करना ही करना पड़ेगा, भले ही कंट्रोल्स कितने अच्छे डिजाइन क्यों ना हो. 2 सैंपल टेस्ट करो, एक करो मेथोडोलॉजी के हिसाब से, मटीआईटी के हिसाब से. बात समझ में आ रही है जी बच्चों? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई सवाल है? कोई सवाल है? How the auditor assess level of inherent risk and controls it, determining nature, timing, extent of substantive procedure can be explained with the following example on accounts receivable. Like nature, timing, extent. अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो नेचर क्या होगी? पॉजिटिव कन्फर्मेशन. जिन बच्चों ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पढ़ा हुआ, उनको समझ में आएगा. अगर रिस्क ज़्यादा है तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन भेजूंगा ताकि जवाब आए लाजमी. नेगेटिव कन्फर्मेशन में क्या होता है कि अगर वो डिसएग्री करेगा तभी जवाब देगा, तो इसका मतलब मैं कंट्रोल रिस्क को लो लेवल पे असेस कर रहा हूँ, मिसस्टेटमेंट असेस नहीं कर रहा मैं ज़्यादा. नेचर एट द एंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, बिफोर ईयर एंड चेकिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड. टाइमिंग, लार्ज एक्सटेंट, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल या रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सैंपल. क्लियर है भाई? नेचर का क्या मतलब है कि कौन सा सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूंगा, टाइमिंग कब करूंगा, और एक्सटेंट हाउ मच, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे. बात क्लियर है भाई? किसी का कोई सवाल है? आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. की कॉन्सेप्ट्स एंड ISA 200. मुबारक हो भाई आपको, सही है, बहुत मुबारक हो. कोई सवाल है? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अभी, नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करते हैं. कोई सवाल है भाई किसी का? कोई सवाल है? मैं पूछूं? मैं पूछूं? सही है, मैं पूछूं? जी बिल्कुल, चलें जी. सवाल है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, 5 नंबर का सवाल है. इन रिस्पॉन्स टू एन एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, मिस्टर अजीज असलम, a new chief executive of RL, has requested your firm to provide an absolute assurance in the audit report. Draft an appropriate reply mentioning 4 reasons why above request cannot be complied with. 4 रीजन बताने आपने. नंबर कितने? एब्सोल्यूट एश्योरेंस. यार मैं कंपनी में बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दो. आप वो पहले ऑडिटर बन जाओगे जिसने एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी है, और मैं वो पहला क्लाइंट बन जाऊंगा, एश्योरेंस क्लाइंट बन जाऊंगा जिस पर एश्योरेंस दी गई है. तो शेयर होल्डर को अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, यार देखो बाकी सब रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, इसने एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दी है. वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कहते हैं आपकी भी वाह हो जाएगी, मेरी भी वाह हो जाएगी, चाय पीते हैं और बताओ. सही है, उसने ये सवाल आपसे किया, तो बीइंग एन ऑडिटर आप उसको क्या जवाब दोगे? इसको ये समझ लो कि शक्ल वही, अंदाज नया, घुमा फिरा के एक ही बार बार वो करे जा रहे एक ही बार. आपने वही बातें इसको करनी है. इस बार उसने बोला है भाई 4 नुकात मुझे भेज दो, 4 नुकात भेज दो ताकि मामला सेटल करके साइड में कर दूं भाई. जी भैया, ऑनलाइन वाले बच्चों जवाब दे दो बुजुर्गों.
जी भाई, अच्छा जी, जो पहला जवाब आया है उसमें 8 नुकात मेंशन किए गए हैं, ऐसे ही भाई 8 नुकात इसमें मेंशन किए गए हैं, जबकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, एनी 4 रीजंस। क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली गिवन है, student did not read the question properly and the answer they wrote was altogether not required, resulted in losing precious time and marks। जब वक्त जाएगा तो मार्क्स भी जाएंगे। और मैंने क्या कहा था, हर क्लास में बच्चे की भंड मारेंगे, बोला था। सेम वही कमेंट, सेम वही चीज़। आप जब तक उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करोगे, ये पेपर आपको तंग करता रहेगा। तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तुम ऑडिट देते रहोगे अगर तुम यही मिस्टेक दोबारा रिपीट करोगे जाके। चॉइस इज योर्स। मैं तो प्रूफ कर रहा हूं भाई, सिंपल सी चीज है। कह रहा है हमारा ऑडिट पास होगा तो शादी होगी ना, क्यों जिससे शादी हो रही है वो ऑडिटर है। जी भाई बच्चों, देखिए इसमें आपने जो है ना वो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे जो रेलेवेंट नहीं है। लाइक अगर मैं आंसर में रीड कर लेता हूँ जब तक बाकी बच्चे ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो रीजंस में लिखा है ड्यू टू सेवरल इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। तो आपको इसको एक्सप्लेन कर, इनहेरेंट लिमिटेशंस को ही तो एक्सप्लेन करना है, 4 पॉइंटर वही तो देने। आपने एक पॉइंट वही बना दिया। एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व एस्टिमेट जजमेंट अनसर्टिनिटीज, दीज मेक्स द टोटल एक्यूरेसी इम्पॉसिबल। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट और करना था तो नहीं किया, ठीक है। तो अभी तक कोई भी नंबर आपने लिया नहीं है बाय द वे, सही है। और 5 नंबर का ये सवाल है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड लिमिटेड बजटेड, ऑडिटर हैव टू वर्क ऑन जस्ट रिस्की एरियाज एंड यूज सैम्पलिंग नॉट 100% टेस्टिंग। बहुत ही टूटे हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है। अभी जब मैं आपसे ड्राफ्टिंग शेयर करूंगा तो आप देखें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो पूरा उसकी कमर टूटी हुई है इधर। फिर एवरी कंपनी हैज सम कंट्रोल वीकनेसेस विच में लीड टू अनडिटेक्टेड फ्रॉड और एरर। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था भाई इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्ट करने की सिर्फ इफेक्टिवनेस देखता है ताकि ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके। तो ये पॉइंट भी आपका गलत। फिर आप आ गया जो समटाइम्स द कंपनी स्टाफ आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। तो रीजनेबल एश्योरेंस तो छोड़ो, यहां पर आप तो स्कोप लिमिटेशंस की बात कर रहे हो। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि स्टूडेंट के पार्ट पे मिसकंसेप्शन कितनी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब होता है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा बोल जाते हो ना, जज्बात में आप जब बह जाते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप क्या क्या बोल रहे हो। तो ये आंसर भी इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि आप क्या बोल रहे हो आपको पता ही नहीं है। आपने लिखा कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस दो, वो आप कह रहे हो कि रीजनेबल एश्योरेंस मैं देता हूँ, और रीजनेबल एश्योरेंस मैं इस वजह से देता हूँ क्योंकि स्टाफ अवेलेबल नहीं होता ऑडिट एविडेंस के लिए। तो आप एरर देखो कितना बड़ा आपने ब्लंडर मारा है पेपर के अंदर, और फिर आप कहते हो पेपर क्यों रुका। आई क्या पास करेगा आपको, दिस इज प्रोफेशनल बॉडी यार, दिस इज ब्लंडर, दिस इज ब्लंडर। क्या आप उसको वजूहात बता रहे हो, आप उसको वजह बता रहे हो कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता हूं। रीजनेबल एश्योरेंस सर मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ऑडिट स्टाफ अवेलेबल नहीं होता ऑडिट एविडेंस देने के लिए, सही है। ऑडिटर रिलाई ऑन मैनेजमेंट
to provide information which may be inaccurate or incomplete. Auditor cannot force to access all data. If fraud involves collusion of senior management, then this fraud are harder to detect. Due to all these inherent limitations, auditor cannot provide. अब आपने कोशिश की है 5 नंबर आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अगर हार्डली आपको 2 नंबर भी मिल गए ना तो वो गनीमत है आपके लिए. इसका मतलब एग्जामिनर ने बहुत रहम दिली की है, आपको 5 में से 2 नंबर देके इस सवाल के अंदर. सही है. अच्छा जी अगला वाला देख लेते हैं. ये अगला किसका है भाई? ओके. ऑर्डर कैन नॉट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस एज बिलो. तो 4 पॉइंट्स मांगे थे, 3 पॉइंट्स दिए हैं. एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व एस्टिमेट जजमेंट विच इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी in making it what? In performing audit procedures, the auditor needs to rely on management work, although external audit procedures are also performed, but there is a chance management intentionally or unintentionally provide information which is not incomplete due to nature and timing of acceptance of audit है and its cost. Auditor perform procedure on sampling basis. नहीं जी, गलत. 1 मार्क्स में आपको 1 नंबर दूंगा मैं आपको. जो बीच वाली आपने लाइन लिखी है ना, जो सेकंड पैरा है, उसमें आपको कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा. तो पास तो कोई नहीं कर सका है अभी तक. ठीक है, पास तो कोई भी नहीं कर सका है. गणेश भाई, हाँ नहीं लिखा, अटेम्प्ट ही नहीं किया. कोई भी बच्चा अभी तक पास नहीं हो सका इसके अंदर. आप मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो, कोई मसला नहीं है. या आप रीड कर लो, चलो रीड कर लो. लेटर का फॉर्मेट फॉलो किया है. 1 मार्क्स इसके हैं. सवाल कितने नंबर का है? 5 नंबर का. पॉइंट कितने मांगे? 4. 1 नंबर किसका है? तमहीद का है जी. मुझे दिखा दो. माइक पे आवाज़ नहीं जा रही, कि दूसरे बच्चों को पढ़ के सुना दें. आपका नाम क्या है दोस्त? हाँ, एहसम. एहसम भाई ने जो जवाब दिया है वो मैं ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, ताकि सारे बच्चे जो है ना वो इस आंसर को भी पढ़ लें. ठीक है. अच्छा जी. आई हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट ऑन दी इंगेजमेंट लेटर. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दी inherent limitations of an audit which translates into reasonable level of assurance which is considered to be part of high level of assurance but not absolute assurance. Since the audit conducted as per ISAS, it's based on significant professional judgment such as materiality, sampling and estimates involved in the risk assessment. सब चीज़ें तुमने ना बंद कर दी एक ही कूजे के अंदर. We cannot provide absolute assurance on the true and fair view of the financial statement. Further, the auditor is not responsible to prevent detect fraud, while the financial statement might also be misstated due to fraudulent activities. यार मैं ज़्यादा नंबर नहीं दे सकूँगा इसमें. 2 मार्क्स 2.5, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. और भाई किसी और का आंसर? collusion may occur and thus segregation of duties may become ineffective, so control cannot. हाँ क्या? collusion may occur and thus segregation of duties may become ineffective. okay, so control. सर इसमें एब्सोल्यूट लिखना था या रीजनेबल को डिफेंड करना? रीजनेबल बताना था ना. रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे सकता? तो शायर इस शेर में आपसे इनहेरेंट लिमिटेशंस पे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशंस का वर्ड इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया. अच्छा, ये 3 डॉट आपने बनाया? किससे बनाया? अच्छा, 3 डॉट वाला कोई और है भाई. एक और जवाब है मिस्टर खान. ऑर्डर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस for the following reasons. An auditor can never provide absolute assurance because there is always inherent limitation. Financial statements are based on estimates and provisions, so there have always been error and misstatement. An auditor cannot check all transaction records during the audit. There is always limited time and some complex nature of transaction. Because of that, there are chances of errors. भाई मैं भी इसमें आपको 2 नंबर दे सकूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे जो आंसर है वो मैं आपसे आंसर शेयर कर रहा हूँ. सारे बच्चों ने आंसर शेयर नहीं किया अपना. दिस इज़ अलार्मिंग. ठीक है. मैं अपना आंसर जो है ना आपसे शेयर कर रहा हूँ और फिर उसको हम सब मिलके पढ़ते हैं. ठीक है.
आंसर इसका ये, दी ऑडिटर, सबसे पहले तो आपने लिखा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, उसका नाम डाला, सब्जेक्ट डाला रिक्वेस्ट फॉर एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। एन ऑडिटर कैन नॉट obtain absolute assurance because there are inherent limitations in an audit that affects the auditor's ability to detect material misstatement. These limitations arise because of the following. अब आप एक्सप्लेन करोगे inherent limitations of an audit को. Number one, financial statements involve estimates and judgment which are subject to uncertainty and possible biasness. It is therefore not possible for the auditor to obtain absolute assurance on the same. किस पे? Inherent इन पे, estimates और judgment पे. The auditor performs procedures on the concepts of materiality and sampling and not a certificate for 100% correctness of the records provided by management, which renders audit evidence being persuasive rather than conclusive. The limitations that exist in any accounting and internal control, for example, possibility of collusion, auditor relies on information provided by management and assumes complete disclosure of information from management which management may not provide. Management may not provide you all the information. कहाँ था ये? बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया. Audit to be completed within a reasonable time, enabling management to comply with regulatory requirement for approval of financial statement by shareholder in general meeting. Time और cost की भी आपने बात कर दी. आपने ये भी बोल दिया management may not provide all audit evidence. वो जो एक आंसर आया था ना, शायद उसमें वो लिखा यही चाह रही थी कि ऑडिट एविडेंस जो है ना, उसमें लिखा है मे नॉट प्रोवाइड ऑल दी ऑडिट एविडेंस. आपने लिखा ऑडिट एविडेंस ही प्रोवाइड नहीं करे, मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं है, वो तो स्कोप लिमिटेशन आ जाती है. मे नॉट प्रोवाइड ऑल दी ऑडिट एविडेंस, ठीक है. तो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का मसला, आप थोड़ा सा ट्विस्ट करें, आपका जवाब सही हो जाएगा. कल एक और मैंने जवाब चेक किया था, उसमें भी मैंने ये लिखा कि भाई ऑडिट, और डे वन पे भी मैंने बताया कि ऑडिट जो आप कर रहे हो ना, उसकी एक अलग लैंग्वेज है, उसके एक जार्गन्स है. अगर आप वो जार्गन्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप वो लैंग्वेज को नहीं फॉलो करोगे, तो आपको जो जवाब है ना, वो सिंपल अंग्रेजी का कोई पर्चा लगेगा. आपको ऑडिट के वर्ड यूज करने पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी ड्राफ्टिंग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है. मैंने 2 नंबर से ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं दिए, अगर किसी को नंबर दिए तो ऐसे ही है, वो वर्डिंग से रिलेटेड ही है. वर्डिंग सही तरीके से पिक नहीं की आप लोगों ने, ठीक है. क्योंकि जो पूरा का पूरा जवाब है ना, ये है इनहेरेंट लिमिटेशंस के इर्द गिर्द घूम रहा था. आप लोगों को इनहेरेंट लिमिटेशंस को इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए था आप लोगों को. क्लियर है भाई बच्चों? क्लियर है? कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है? जी. नेक्स्ट आइजा बता दो. अच्छा, नेक्स्ट आइजा जो है ना, मैं सोचा था रिपोर्टिंग पे जंप करने का भी, लेकिन उसके बीच में हम एक और स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड कवर कर लिए, तो अब उसको फॉर्मली हम कवर करके इसको ख़त्म कर देते, साइड में कर देते. वो ISA 210 ISA 210, ठीक है. लेकिन 210 पे जाने से पहले कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है भाई. अच्छा, एक क्लाइंट है, समझ लो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसने अपना ऑडिटर चेंज करना था. तो मैनेजमेंट ने अप्रोच किया दूसरी ऑडिट फर्म्स को, BDO को अप्रोच किया. अब कहा कि भाई आप हमारा ऑडिट कर लें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर लें. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम कर लेंगे. इस ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ काम है जो हमने करने हैं, सही है. कुछ काम है जो हमने करने. होता ही है तरीक़ेकार ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. किसी ने ऑडिट करवाना है तो वो ऑडिट फर्म को अप्रोच करेगी और बोलेगी जनाब आप हमें अपना कंसेंट लेटर दे दें. कि कंसेंट लेटर पे क्या होता है, वी आर विलिंगफुल ऑफ बिकमिंग द ऑडिटर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025.
कंसेंट दे देगी कि हाँ हम तैयार हैं, विलिंग है आपका ऑडिट करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर ये। इस लेटर को देने से पहले, इस लेटर को देने से पहले ऑडिटर ने कुछ काम करने हैं, ऑडिटर ने कुछ काम करने हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एक तो है एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ऑडिट एक्टिविटी, एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, ऑडिट एक्टिविटी शुरू होगी। एक है ऑडिट शुरू होने से पहले की कुछ एक्टिविटीज, ऑडिट शुरू नहीं हुआ है लेकिन ये कुछ काम है जो आप लोगों ने करना है, ठीक है? किसी को रिकॉल हो रहा है क्या क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? हाँ जी, पता है किसी को? सर सबसे पहले तो फर्म ये देखेगी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, कंसेंट लेटर देने से पहले, कि क्या वो फर्म टेक्निकली कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। टेक्निकली कॉम्पिटेंट का मतलब, अगर आप किसी बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो क्या आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है, क्या आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। मैं एसएसजीसी का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि क्या मुझे उस इंडस्ट्री के रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग है, क्या मुझे ओगरा के कवानीन की अंडरस्टैंडिंग है। पीएसओ का ऑडिट करने जा रहा हूँ तो उसकी अपने फैक्टर्स हैं, उसकी अपनी इंडस्ट्री है। स्टील मिल का ऑडिट करने जा रहा हूँ, उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है। पीआईए का ऑडिट करने जा रहा हूँ, उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। क्या मेरा एविएशन का एक्सपीरियंस है, क्या मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि मैं वहाँ के रिस्क असेस कर सकूँ, क्या मेरे पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं उस एंटिटी का ऑडिट करने के लिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि क्या मैं इतना टेक्निकली कॉम्पिटेंट हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है जी। अगला मैं इतना टेक्निकली कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, लेकिन क्या मेरे पास वो एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं इंगेजमेंट को कैरी आउट करने के लिए। इसको इन अदर वर्ड्स कहेंगे आप कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंट है, कैपेबल नहीं है। कॉम्पिटेंट है, कैपेबल नहीं है। ये ऐसी है कि कोई 200-250 का रन चेस चल रहा है, 8 खिलाड़ी आपके आउट हो गए, सामने मेन बैट्समैन खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि यार अगर दूसरे एंड से कोई विकेट संभाल लेना मैं कर लूँगा। दूसरे एंड से आउट होते जा रहे हैं सारे, छक्के चौके मारने के लिए प्रीमियम ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर्स, दूसरे एंड से वो विकेटें गिराए जा रहे हैं अपनी। तो बैट्समैन सामने जो खड़ा है वो जितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, अगर दूसरे एंड से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो कैपेबल नहीं रहेगा मैच जितवाने के लिए। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद करो, मैक्सवेल खड़ा हुआ था, दूसरे एंड पे कौन था? पैट कमिंस था। पैट कमिंस ने कैपेबल किया मैक्सवेल को कि तू चेस कर सके। कॉम्पिटेंट था वो, मैक्सवेल कॉम्पिटेंट था। कैपेबल किसने बनाया? पैट कमिंस ने बनाया। क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब आप कॉम्पिटेंट हो, क्या आप कैपेबल हो कि नहीं हो, आपके पास टेक्निकल इतने लोग मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं कि नहीं है। अब एक फर्म है, उसके पास 100 लोग हैं 100 लोगों के हिसाब से क्लाइंट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हैं, वो ऑलरेडी कुछ बैंकों का ऑडिट कर रही है। एक और बैंक आ गया, टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, हाँ, क्या उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, क्या वो कैपेबल है कि इस नए बैंक का भी ऑडिट कर सके? तो आप बोलोगे नहीं, अभी तो नहीं, इसको फर्दर 20 लोग और हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है ना वो 3 बैंक्स में ऑलरेडी इंगेज है, 3 से 4 बैंक्स में ऑलरेडी इंगेज है। तो अगर आप 5वां बैंक का ऑडिट ले रहे हो, साइमल्टेनियस से लेंगे, आपको 20 लोगों की और ज़रूरत है कुछ, ताकि वो इस ऑडिट को कैरी आउट कर सकें, ताकि आप इस काबिल हो सको, इतने कैपेबल हो सको कि आप उसके ऑडिट को कंडक्ट कर सको। बात समझ में आ रही है? ये फ़र्क है कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी में। क्लियर है सर? तीसरी चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर, एथिकल प्रिंसिपल्स।
एथिकल प्रिंसिपल, उसमें भी सबसे प्राइमरी कौन सा आता है? इंडिपेंडेंस। कि क्या ये फर्म इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या ये पार्टनर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कोड ऑफ एथिक्स। मतलब एक लिस्टेड कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, उसी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या मैं एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाइड हूँ? मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 90 दिन के अंदर वो शेयर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। कंपनी लॉ कहता है ना 90 दिन के अंदर वो मुझे शेयर्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। सर क्या मैं ऑडिट करने के लिए टेक्निकली कॉम्पिटेंट हूँ? हाँ। सर क्या मेरे पास इतनी एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं? हाँ। सर मैंने उस कंपनी के शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या मैं उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ? हाँ, सब्जेक्ट टू डिस्पोजल। कर सकता हूँ? ना करूँ तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये भी हो गया। चौथा, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट की अपनी इंटेग्रिटी, कोई फ्रॉड रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड तो नहीं हुए, न्यूज़ व्यूज़ में इनका नाम ज़्यादा तो नहीं चल रहा है, उससे क्या होगा? रिस्क बढ़ेगा। जितनी इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की डाउटफुल में आएगी उतना ही तुम्हारा ऑडिट रिस्क भी बढ़ेगा। 2 नंबरियाँ तो चल जाएंगी, फिर 2 नंबरियाँ तो होंगी। 240 भी कहता है ना कि अगर इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाए और तुम ऑडिट कंटिन्यू ना कर सको तो विड्रॉ कर लेना। वो सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको बाद में पता चला, न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग दी ऑडिट, तो क्या करते हो? रिस्क असेसमेंट को जाके वापस से रिवाइज करते हो। ये भी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप बैकग्राउंड चेक करते हो क्लाइंट का, उसके CFO के बारे में जानते हो, उसके CEO के बारे में जानते हो, उसके डायरेक्टर्स के बारे में जानते हो, आप की मैनेजमेंट पर्सनल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेते हो। आप देखते हो किसी और एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं, ऑडिट एविडेंस हासिल करने में कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आएंगी मुझे। कोऑपरेटिव होते ही नहीं होते हैं, पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है किसी का, किसी प्रोफेशनल बॉडी ने डीबार तो नहीं किया हुआ इनको। इस तरीके की चीज़ें आप चेक करते हो। मेरे किसी डायरेक्ट क्लाइंट से किसी से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा है इनका। क्लियर है? अगर इन सारी बातों के जवाब हाँ में हो, अगर इन सारी बातों के जवाब हाँ में हो तो आप कंसेंट लेटर प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन क्या अभी भी ये सब चीज़ें पूरी हो गई? सर ये वाली जो चीज़ है ना, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, दो शावे गवर्नेंस, ये कहाँ से करें? चलो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो नहीं हो, टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो नहीं हो ये तो आपको पता है, नेसेसरी रिसोर्सेज या कैपेबिलिटी है कि नहीं ये तो आपको पता है, एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये तो आपको पता है। सर हाउ डू वी चेक इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट या दो शावे गवर्नेंस? प्रीवियस ऑडिटर से पूछ लोगे। किससे पूछोगे भाई? 2 तरीके हैं इसके अंदर, एक तो फर्म के अपने प्रोसीजर्स हैं, कि भाई प्रीवियसली उस क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, प्रीवियसली उन बोर्ड मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व रह चुके हो, आप CFO को पहले से जानते हो, वो फलानी कंपनी में CFO था, वो हमारा क्लाइंट था, CFO अच्छा बंदा है, CEO अच्छा बंदा है, जानते हैं हम उनको, ऐसा कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं है। क्या है? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट ऑफ प्रीवियस एंटिटीज, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑडिट, या आपकी फर्म ऑलरेडी उसको कोई और सर्विस दे रही थी, अब वो ऑडिट में आ रहा है, आपने कहा पुरानी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी ऑडिटर, तो वहां पर भी तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होंगी, तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं। एक और सोर्स है, वो क्या है? प्रीडिसेसर ऑडिटर या प्रीवियस ऑडिटर। आप इससे क्या करते हो? आप इससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हो। एक होता है इनकमिंग ऑडिटर, उसको आप कह सकते हो प्रोपोज्ड ऑडिटर। इधर नेशनल बैंक के केस में कौन है भाई? BDO। BDO कौन है? प्रोपोज्ड ऑडिटर। आउटगोइंग ऑडिटर को क्या करेगी? प्रोफेशनल क्लियरेंस रिक्वेस्ट भेजेगी। क्या भेजेगी?
कि we have been informed that we are being appointed as an auditor of National Bank of Pakistan. As the previous auditor, please let us know if you are aware of any professional reason as to why we should not accept this audit. Please, मैं लिख भी देता हूँ. ये कौन लिख रहा है भाई? इनकमिंग ऑडिटर लिख रहा है प्रीवियस ऑडिटर को. प्लीज लेट अस नो ऑफ एनी प्रोफेशनल रीजन. प्रोफेशनल क्यों भाई? पर्सनल नहीं बता देना कि तुम्हें अपनी बेटी नहीं दी इसने, तुम कह रहे हो बंदा अच्छा नहीं है, उधार देने से मना कर दिया. पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल रीजन. प्रोफेशनल रीजन बताओ कि क्या मुझे ये क्यों मुझे ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. नेगेटिव कंफर्मेशन मांग रहा है ये. नेगेटिव कन्फर्मेशन. सामने से जवाब क्या आएगा? स्टैंडर्ड जवाब होता है हर तरह के, हर फॉर्म का स्टैंडर्ड है. यही लाइन जाती है, जवाब भी, अगर कोई मसला नहीं है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रोफेशनल रीजंस एज टू वाई यू, बोलोगे डब्ल्यू बना दिया सर ने, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट. सवाल और जवाब. बोलेगा भाई हमें ऐसे कोई रीजंस नहीं पता है कि आपको क्यों एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. Nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial statements are not prepared in accordance with IFRS. हमने जितना ऑडिट किया है, हमें तो ऐसी कोई भी वजह पता नहीं लगी कि जो हम आपको बता सकें और आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से रोकें. बड़ा ही कैलकुलेटेड जवाब है. सीधा बोल दिया तो ऑडिटर क्या है? सही है. यही चीज़ें तो सीखनी है प्रोफेशन में तुमने. सीधा बोल दिया तो ऑडिटर क्या है भाई. हो सकता है कि कल को ये जो इनकमिंग ऑडिटर है इसको कोई ऐसी बात पता चले और ये पुराने ऑडिटर का जाके गिरबान पकड़ ले कि भाई तुमने तो ये लिख के दिया था, कोई मसला नहीं है, मैनेजमेंट ओके. तो इसने भी क्या किया? लिमिटेड एश्योरेंस दी, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? अनसर्टेनिटीज है. भाई कल को मैनेजमेंट कोई गंद कर ले तो तुम बोलोगे तुमने तो बोला था मैनेजमेंट दयानतदार है. तो उसने बोला मुझे पता था उस वक्त के हिसाब से कि दयानतदार है, ये बोला था मैंने. ये थोड़ी बोला था कि है, ये बोला था कि मेरे सामने ऐसी कोई वजूहात नहीं आई कि जिसको देख के मैं बोलूं कि तुम्हें क्यों ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. क्लियर है? कैलकुलेटेड क्वेश्चन, कैलकुलेटेड आंसर. क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों को सवाल है? जी भाई. अच्छा जो इनकमिंग ऑडिटर है ना, इनकमिंग ऑडिटर है, जब नेशनल बैंक आया ना वीडियो के पास, उसने बोला भाई कंसेंट दे दो. उसने बोला भाई रुको ज़रा, सब्र करो, मैं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लूँ. सो बोला ये क्या होती है? तो बोला भैया सबसे पहले मैं देखूंगा मैं खुद कॉम्पिटेंट हूँ कि नहीं हूँ. बोला हाँ यार क्या बात करो, इतने ऑडिट करो तो बैंकों के कॉम्पिटेंट तो ठीक है. क्या एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं कि नहीं है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं हमारे पास. अच्छा जी. इंडिपेंडेंट हो? बोला हाँ बिल्कुल, कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं, कोई पर्सनल नहीं, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ. इंटेग्रिटी, इसके लिए क्या करोगे? सर इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, लेकिन आपका जो पुराना ऑडिटर है ना उससे भी हमें पूछना होगा कि क्या ये एंगेजमेंट में एक्सेप्ट कर लूँ. उसको तो कोई ऐसे रीज़न नहीं पता, क्योंकि उसने ऑडिट किया है तो उसको तो मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली होगी. हो सकता है वो ऐसा कुछ बता दे जिससे मेरी एक्सेप्टेंस डाउटफुल हो जाए थोड़ी. फिर वीडियो गया नेशनल बैंक के पास कि भाई मुझे परमिशन दो. इनकमिंग ऑडिटर गया क्लाइंट के पास, मुझे परमिशन दो कि मैं प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकूं. परमिशन टू कम्युनिकेट, परमिशन टू कम्युनिकेट. अब दो रास्ते होंगे.
दो रास्ते होंगे। या तो मैनेजमेंट बोलेगी कि हाँ हाँ ठीक है जाओ लिख दो लेटर, कोई मसला नहीं है, ओपनली कम्युनिकेट करो। मैं क्या करूंगा, उससे रिक्वेस्ट भेजूंगा प्रोफेशनल क्लियरेंस वाली, ठीक है। दूसरा नॉट ओके, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, नहीं तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम कम्युनिकेट। अब मैं जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, उन्होंने यार ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तुम मुझे बताओ क्यों कम्युनिकेट ना करूं। मैनेजमेंट इसके रीजंस देगी, मैनेजमेंट आपको रीजंस देगी कि मैनेजमेंट क्यों रोक रही है प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने में। कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई अनबन हो सकती है, कोई इस तरह की बात हो सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है। या तो वो रीजन जस्टिफाइबल होंगे या नॉन जस्टिफाइबल होंगे। अगर जस्टिफाइबल हुए तो तुम कर लेना ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। अगर जस्टिफाइबल नहीं हुए तो बेटा खामोशी से माजरत कर लेना, डिक्लाइन कर लेना, बोलना भाई हमें भी मसले मसाइल आ रहे हैं, हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लाइंट से परमिशन लोगे, या तो वो तुम्हें अलाउ कर देगा या नहीं करेगा। नहीं किया तो रीजंस पूछना, रीजंस अगर जस्टिफाइबल हुए ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर लोगे, या फिर जस्टिफाइबल नहीं हुआ तो डिक्लाइन कर दोगे। यहां तक कोई सवाल है? जी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई सवाल है? तुम लोग का कोई सवाल है? जी नहीं है? सवाल क्या होना चाहिए था इसके अंदर पता है? ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या है? सवाल ये होना चाहिए था सर व्हाट आर दी ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। हो सकता है क्या ये पूछ ले यार, हो सकता है क्या अभी हमने डिस्कस किया। नंबर 1 बैकग्राउंड चेक, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट, इनका बैकग्राउंड चेक करूंगा मैं। डिस्कस कर चुका था ना पहले मैं। प्रीवियस engagements, information obtained via preliminary engagement activities। भाई जब मैं उसकी अपनी कॉम्पिटेंसी देख रहूँगा, रिसोर्सेज देख रहूँगा, तो इंडस्ट्री के बारे में भी देखूँगा मैं थोड़ा सा। तो हो सकता है इंडस्ट्री से मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लग जाए जिसकी वजह से मुझे ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर आई क्या पूछे तो आप जवाब दे देना। क्लियर है भाई यहाँ तक? बच्चों क्लियर है? चलो जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी अब एक्सेप्ट कर लिया, ओके कर लिया भाई, आप जाओ और प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करो। अब लेटर आया प्रीवियस ऑडिटर के पास, जो आउटगोइंग ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर है, प्रीडिसेसर ऑडिटर है। उसके बाद लेटर गया इनकमिंग ऑडिटर की तरफ से, वी आर बीइंग अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, प्लीज लेट अस नो ऑफ एनी प्रोफेशनल रीजन एज टू व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, ब्ला ब्ला। अब उसको लेटर मिला, वो क्या करेगा? वो क्लाइंट के पास जाएगा, बोलेगा इनकमिंग ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस, प्लीज लेट अस नो, रिस्पॉन्ड कर दें। या तो वो बोलेगा कर दो, या बोलेगा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बोलेगा कर दो तो वो जवाब दे देगा, और वो जवाब देगा तो आई कैब आपको कहता है भाई एथिकल बाउंड्रीज में रह के रिप्लाई करना है तुमने, बदतमीजी नहीं करनी है। एथिकल बाउंड्रीज के अंदर कैलकुलेटेड वर्डिंग्स होती हैं इसमें, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। ऐसी कोई चीज़ मत कर देना कि भाई क्लाइंट भी बदनाम हो जाए, तुम भी बदनाम हो जाओ फजूल के। ठोस सबूत के साथ होना चाहिए। अगर कोई इंटेग्रिटी में मसला है तो आप लिखो, कोई मसला नहीं है,
लेकिन एथिक्स को मलूज़े खातिर लाते हुए आपने जवाब देना है। ये तो था जब क्लाइंट ने अग्री कर लिया कि हाँ ठीक है जवाब दे दो। अगर क्लाइंट ने अग्री नहीं किया तो क्या करूँगा? जो इनकमिंग ऑर्डर से लेटर आया ना, उसी की जवाब में कह दूंगा भाई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डिक्लाइन करवा दी है, मैंने उससे पूछा, उससे मना कर दिया, क्या जवाब मत देना। अब क्या होगा? इनकमिंग ऑर्डर वापस से जाएगा क्लाइंट के पास, रीजंस दो। क्या रीजंस दो? या तो वो रीजन जस्टिफाइबल होंगे या नॉट जस्टिफाइबल होंगे। अगर जस्टिफाइबल हुए तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, अगर नहीं हुए तो डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि वहां से इंटेग्रिटी का मसला आ जाएगा। क्योंकि मुझे कहता है कम्युनिकेट कर दो, जब जवाब देने की बारी आई तो उसको मना कर दिया, इंटेग्रिटी के मसले आ जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? जी भाई। तो एक बार अगर आप कंसेंट लेटर का जवाब दे दो उसको, ठीक है कंसेंट लेटर दे दी, अब क्या करेगा भाई? मैनेजमेंट वही आपका कंसेंट लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करेगी कि भाई ये फलानी फर्म है, उससे कंसेंट लेटर रिसीव हो गया, और वो कंसेंट लेटर जाएगा आपका एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जहां पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। एज पर कंपनी लॉ, वंस द ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, ही शैल रिमेन बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ऐसे क्या? आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, क्या हो गई? अपॉइंटमेंट हो गई। अब आप कौन सा स्टैंडर्ड खोलोगे? आइजा 210 रिस्क खोल लेगा। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कौन? फूफा जी एग्री करेंगे हैं? हाँ भाई, टर्म्स कौन एग्री करेगा? डायरेक्ट रिस्क। अब क्या करोगे? आइजा 210 खोल के बैठ जाओगे आप। अब से कहानी शुरू हो जाएगी किसकी? ऑब्टेनिंग एन एग्रीमेंट, ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट लेटर, उसकी टर्म्स पे एग्री करना। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर जब हम कवर कर देंगे, उसके बाद हम जंप मार देंगे ऑडिट रिपोर्टिंग पे। क्लियर है भाई? तो ये थोड़ी सी उसकी तमहीद थी। इसमें ISA 220 के कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपको कवर कराया। जो बाकी बचे कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे ISA 220 के, वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करा दूंगा। ठीक है? क्लियर है? कोई सवाल है भाई किसी का? जी भाई, यहां तक कोई क्वेश्चन है? नहीं है जी? चले जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी सैटरडे को इंशाल्लाह ताला 2 से 4, और संडे को भी ये टाइम लॉक है 2 से 4। ट्यूसडे और थर्सडे क्लास हुआ करेगी 12:30 से 2:30। ठीक है? चले जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।